हाँ जी बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 14 मतलब मैंने आपको एक जो पीडीएफ दी हुई है उसके अंदर ना क्वेश्चन नंबर 14 होगा। आप चेक करना ज़रा, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीडीएफ मैंने आपको दी हुई है, उसमें आप चेक करना, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये रहा। ज़रा देखना इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है सोनल अंतरिक्ष लिमिटेड हैज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये तो इनकी मैक्सिमम कैपिटल है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ऑथराइज कैपिटल सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन के काम आती है, इसका कोई रोल नहीं होता बैलेंस शीट के टोटलिंग करते टाइम। जब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो ऑथराइज कैपिटल को काउंट नहीं करते, हम हमेशा पेड अप कैपिटल को काउंट करते हैं बच्चे। ठीक है ना। खैर आगे देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है जी, आपको क्रेडिट साइड में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और फिर कुछ चीज़ें डेबिट साइड में दी हुई हैं। तो ये बात तो आपको पता है कि डेबिट में आपको जितनी चीज़ें दे रखी होंगी या तो वो एसेट्स होंगी या फिर वो एक्सपेंसेस होंगे। क्रेडिट साइड में आपको जितनी चीज़ें दे रखी होंगी या तो ये इनकम होगी या ये कैपिटल होगी या फिर ये लायबिलिटी होगी। समझ आई बात यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है बच्चे। आगे देखो ज़रा क्या चीज़ है। आप इसमें देखना ज़रा, कॉल सिनेरियर लिखा हुआ है 2 लाख रुपये। कॉल सिनेरियर का मतलब है कि कोई शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी होगी। और आप यहाँ देखो ज़रा, क्रेडिट साइड में कैपिटल कितनी है। कैपिटल आपको दे रखी है ये 20 लाख दी हुई है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है, कॉल सिनेरियर 2 लाख है। तो इसका मतलब पेड अप कैपिटल कितनी होगी बच्चे? 18 लाख रुपये। तो मैं शेयर कैपिटल के टोटलिंग में बैलेंस शीट का जब मैं टोटल करूँगा तो उसमें शेयर कैपिटल कितनी काउंट करूँगा? 18 लाख रुपये। समझ गए? और डिविडेंड भी हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। तो 20 लाख रुपए की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, कॉल सिनेरियर 2 लाख रुपए है, इसको मैं लेस करूँगा, 18 लाख रुपए की मेरी पेड अप कैपिटल आएगी। तो जो डिविडेंड पे करेंगे वो भी हम किस पे पे करेंगे बच्चे? 18 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है जी। बाकी पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है अब आगे। परचेजेस दे रखा है, एडवांस टैक्स, हमने एडवांस में ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है 24,50,000 रुपये। सैलरीज़ हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस है, रेंट है, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट और रेंट में क्या फ़र्क है पता है आपको? प्रीपेड रेंट का मतलब होता है एडवांस में रेंट पे कर दिया, ठीक है, और रेंट है 1 लाख रुपये। मतलब मेरा 1 साल का खर्चा बनता है 1 लाख, लेकिन मैंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं। तो 20,000 रुपये तो मेरी एसेट है। समझना मेरी बात को यहाँ तक बच्चे। ये प्रीपेड रेंट आपको कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। तो इसकी एडजस्टमेंट हम सिर्फ एक जगह पर करेंगे, दैट इज़ बैलेंस शीट में। क्योंकि कोई भी खर्चा अगर मैं एडवांस में पे कर दूँ तो वो हमारी एसेट बनती है। ठीक है। अगर यही प्रीपेड रेंट आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होता तो ये बात आपको पता है कि हम पहले रेंट में से माइनस करते, फिर उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड में। क्योंकि कोई भी खर्चा अगर मैं एडवांस में दूंगा तो वो एसेट है मेरी। समझ आई यहाँ तक मेरी बात? लेकिन आपको ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो रेंट में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो अगर वो रेंट में से ऑलरेडी माइनस हो गया तो हम इसको सीधा बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट साइड में, करंट एसेट्स में दिखाएंगे इसको हम। ठीक है ना। अदर करंट एसेट में, करंट एसेट के अंदर भी कहाँ पे? अदर करंट एसेट के अंदर। ठीक है बच्चे यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्लांट, फर्नीचर, ये सब ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये क्या दिया हुआ है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। स्टॉक आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो नीचे देता है क्वेश्चन। बैड डेट्स है, बैंक बैलेंस है, बिल्डिंग है, सब ठीक है आपकी। अब यहाँ देखो आप, क्रेडिट साइड में आपको सेल्स दी हुई है, क्रेडिटर्स हैं, 12% डिबेंचर है 10 लाख रुपए के, तो 1,20,000 रुपये का ब्याज बनता है 1 साल का। ठीक है। और हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 1 लाख रुपये। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? 12% डिबेंचर 10 लाख रुपये, इसका मतलब 1,20,000 रुपये का ब्याज हो गया ना, जिसमें से हमने कितना ब्याज रिकॉर्ड किया हुआ है? 1 लाख। तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपये का ब्याज अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग। अब ये आउटस्टैंडिंग आप चेक करो, लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? भाई 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो मेरा क्या है? खर्चा भी है और लायबिलिटी भी है। आप समझो ना इस बात को कि 10 लाख रुपए का डिबेंचर है, 12% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 1 साल का ब्याज? 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये जाने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और आपको रिकॉर्ड भी कितना करना चाहिए? 1,20,000। बट आपने कितना रिकॉर्ड करा है? 1 लाख। इसका मतलब 20,000 रुपये का ब्याज आउटस्टैंडिंग है, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। आप समझ रहे हो मेरी बात यहाँ तक? तो वो चीज़ है। तो इसकी एडजस्टमेंट 2 जगह होगी, क्योंकि वो जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं भी नहीं दिया हुआ। आप चेक कर लो, अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो फिर तो वो एक जगह ही जाएगा, दैट इज़ लायबिलिटी साइड। क्योंकि कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी होता है। बट हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो पहले मैं ट्रायल बैलेंस में भी एडजस्ट करूँगा। मेरे कहने का मतलब कि पहले मैं उसको
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख रुपये में पहले उसको मैं ऐड भी करूँगा, फिर उसको मैं लायबिलिटी साइड में भी दिखाऊंगा। ठीक है ना बच्चे यहाँ तक, तो ये चीज़ है। फिर जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, तो ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। अच्छा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन देने का मतलब समझते हो क्या होता है कि आपने जितनी भी एसेट, ये जो प्लांट और दो ही एसेट है, प्लांट और फर्नीचर, आपने इन दोनों एसेट को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करा होगा, समझ गए? तभी तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बता रहा है आपको ये बात। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देने का मतलब ये है कि एसेट की रिकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस पे हुई होगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होती है कि प्रोविज़न को हमें लेस करके दिखाना होता है। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराई थी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात, बस इतनी सी एडजस्टमेंट है, बाकी मैं कराऊंगा तब आपको बात समझ आ जाएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस अकाउंट, ये क्या है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 30,000 रुपीज़ का प्रोविज़न आपको दे रखा है, ये ओल्ड प्रोविज़न है। ठीक है, कमीशन आपको बता रहा है 1 लाख रुपये, तो ये कमीशन का पैसा हमने रिसीव करा होगा, इनकम है हमारी। इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्रोविज़न फॉर टैक्स 12.5 लाख रुपये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, 12.5 लाख रुपये का प्रोविज़न। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। कहता है रेंट है 20,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बताओ ये रेंट आउटस्टैंडिंग आपको कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो आप इसकी 2 जगह एडजस्टमेंट करोगे। एक तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दिखाओगे प्लस करके, है ना। रेंट की फ़िगर कितनी थी? 1 लाख। ये रेंट की फ़िगर दी हुई है ना 1 लाख रुपये, ये रहा, ये रेंट आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपये। तो पहले इसमें ऐड करोगे, फिर इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे हम अदर करंट लायबिलिटी में। ठीक है बच्चे, आगे देखो क्या है फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्लांट इंक्लूड्स प्लांट कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपये, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चे कि ये जो प्लांट की फ़िगर आपको दी हुई है ना यहाँ पे कि हमने प्लांट ख़रीदा है, ये रहा 25 लाख का, तो इस 25 लाख रुपए के अंदर 2.5 लाख रुपए का प्लांट ऐसा है जो हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है। समझ आई यहाँ तक बात? तो अगर हमने उसको 1 अक्टूबर को ख़रीदा तो उस 2.5 लाख रुपए के पोर्शन के ऊपर डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगना चाहिए, और बाकी की जो एसेट बचेगी 22.5 लाख रुपए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगना चाहिए। ये इस वजह से दे रहा है। तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन हम 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे, और बाकी 22.5 लाख रुपए के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। फिर इसमें कह रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर 10% पर एनम ऑन विच रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। समझ आई यहाँ तक? प्लीज़ ध्यान देना, डेप्रिसिएशन हमें किस पे निकालना है? रिटर्न डाउन वैल्यू पर। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब समझते हो ना, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, आगे प्रोविज़न मेंटेन, क्या लिखा है क्वेश्चन? लिखा है मेंटेन अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविज़न मेंटेन करना है आपने। लिखा है कंपनी प्रपोज अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल, और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है आपकी? 20 लाख रुपये इक्विटी कैपिटल, कॉल सीनियर कितना है? 2 लाख रुपये, तो 18 लाख रुपये की पेड अप कैपिटल है। तो 18 लाख रुपये की पेड अप कैपिटल है, तो 18 लाख रुपये के ऊपर कंपनी डिविडेंड पे करेगी। द कंपनी प्रपोज अ डिविडेंड एट 10% ऑन पेड अप कैपिटल इन 15-16। पिछले साल प्रपोज हुआ था, तो पे कब होगा बच्चे? इस साल। और देखो आगे लिखा भी है विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द 16-17। समझ गया ना? ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, शायद पिछली में करा होगा या उससे पिछली में करा होगा, चेक कर लेना। तो ये चीज़ है, तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे होगा, और किस पर होगा? ये 10% आप किस पर अप्लाई करोगे? पेड अप कैपिटल पर। फिर लिखा है मेक अ प्रोविज़न ऑफ 30% फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस वगैरह, वो चलो ठीक है। 30% आपने प्रोविज़न बनाना है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना है? 20.36, और ये आपको पता है किस पर कैलकुलेट किया जाता है? जितना हम डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको 20 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है। तो करंट एसेट है मेरी, P&L स्टेटमेंट में भी जाएगा और आपका करंट एसेट में भी जाएगा इन्वेंट्री की हेडिंग में। ठीक है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर करनी है। ठीक है बच्चे, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे, इसको फिलअप करते चलेंगे। फॉर्मेट ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मेट आपके सामने है ही, फॉर्मेट आपके सामने है ही। ठीक है, मैंने सिर्फ रिलेवेंट कॉलम बनाए हैं। ये मेरी इनकम स्टेटमेंट P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ठीक है ना? एक्सपेंसेस साइड में मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, ये सब है आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें, और इसके बाद आपका ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट के अंदर भी हमने दिखा रखा है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
है ना। नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाई है, उसके अलावा कोई उसमें पॉइंट है नहीं। वैसे आपको पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेडिंग आती है, तो वो 4 सब हेडिंग में से सिर्फ एक ही आपको दिया हुआ है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ना, सब कुछ आपके क्वेश्चन की रीडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। करंट लायबिलिटीज़ में 4 हेडिंग आती है, बट मैंने 3 दिखाई है क्योंकि 3 ही रेलिवेंट है। ठीक है, इसमें आपको मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं दिखा रखी, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, समझ रहे हो। ऐसी कोई भी बोरोइंग नहीं दी हुई जो शॉर्ट टर्म नेचर की हो, तो वो हमने नहीं दिखाया। ठीक है, इस तरीके से फिर मैंने एसेट्स को भी दिखाया हुआ है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हम रेलिवेंट चीज़ें दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज़ टेंजिबल। इंटेंजिबल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ना कोई गुडविल, ना कोई पेटेंट, ना कोई कॉपीराइट, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मैंने उसका कॉलम नहीं बनाया, सिंपल। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। करंट एसेट्स में जितनी चीज़ें मेरे को चाहिए क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने उतनी चीज़ें बनाई हुई हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई हो। ठीक है, और 16 मैंने क्या बनाए हुए हैं आपके नोट्स, 16 नोट्स भी बनाए हुए हैं मैंने उस हिसाब से। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो आप भी कर लेना उसी हिसाब से। चलो मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन। ये मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं अपने हिसाब से। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट बच्चे लिखा हुआ है, रेंट ₹20,000 इज़ आउटस्टैंडिंग। तो रेंट तो मेरा खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, हम इसमें दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं ना रेंट 1 लाख रुपीज़। इनर कॉलम में दिखाना बच्चे, 1 लाख रुपये का रेंट दिया हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं हम। बैलेंस शीट में कहाँ पे बच्चे, करंट एसेट्स के अंदर। और करंट एसेट में भी कौन सी हेडिंग में, अदर करंट एसेट के अंदर। ठीक है ना। तो अदर करंट एसेट्स का मैंने नोट नंबर बनाया हुआ है एसेट्स नहीं, सॉरी बच्चे, लायबिलिटी, रियली सॉरी, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। ये रहा नोट नंबर 10, अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। ठीक है ना, इसके अंदर दिखाएंगे। कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी होता है, अगर कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर डेप्रिसिएशन के ऊपर बात कर रहा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है बच्चे, वो 25 लाख रुपए दी हुई है। कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 लाख, 25 लाख रुपए आपको दी हुई है। और आपको पता है इसके 2 हिस्से होंगे, एक तो 2.5 लाख रुपए का प्लांट है, 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, बाकी जो बच गया वो 22.5 लाख रुपए का प्लांट है। ये हमने कब परचेज़ करा है, दैट इज़ 1 अक्टूबर 2016। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 6 महीने का, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट इज़ पूरे साल का लगेगा। ठीक है बच्चे, और एक बात और ध्यान देना, डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट करना है वो 20% कैलकुलेट करना है, और रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं पहले इसका डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। अच्छा एक बात और बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की एसेट तो मैंने इसी साल खरीदी है। देखो मैं पॉइंट समझाता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। एक बार देखो क्या लिखा है, प्लांट इंक्लूड्स प्लांट जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016, मतलब इसको मैंने करंट ईयर में परचेज़ करा है, राइट। तो ठीक है, तो इसका मतलब 22.5 लाख रुपए का प्लांट तो मेरा पहले का प्लांट है, पहले कभी ख़रीदा होगा, हाँ या ना। ये रहा देखो, प्लांट कितना है मेरा यहाँ पे 25 लाख, तो 25 में से 2.5 लाख का प्लांट इसी साल ख़रीदा है, बाकी के 22.5 लाख रुपए का प्लांट मैंने पहले कभी ख़रीदा होगा। और उसके ऊपर, उस 22.5 लाख रुपए के ऊपर आज तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 5 लाख रुपए है। आप ये मत समझना कि 25 लाख के ऊपर 5 लाख का डेप्रिसिएशन है। 25 लाख में से 2.5 लाख की एसेट ऐसी है जो मैंने इसी साल खरीदी है, तो इस पे तो डेप्रिसिएशन अभी लगेगा ना साल के एंड पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, इस पर तो डेप्रिसिएशन अभी लगेगा साल के एंड पे।
लेकिन जो 22.5 लाख रुपए की एसेट है तो शुरू से चलती हुई आ रही है, तो इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है 5 लाख का। ये कब तक का डेप्रिसिएशन है? ये है मेरा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 तक का, समझ गए। इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 20%, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है। तो 22.5 लाख रुपए में से पहले मैं 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लेस करूँगा जो अभी तक का लगा हुआ है, तो जो वैल्यू बचेगी वो मेरा क्या बचेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो उसके ऊपर फिर बाकी का जो है 20% आपने अप्लाई करना है। फर्नीचर के ऊपर भी आपने ऐसे ही करना है। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% क्वेश्चन बोल रहा है पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। 10% किस चीज़ पर बच्चे? रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस का मतलब कैसे लगाओगे? देखो ज़रा, फर्नीचर आपका कितने का है? फर्नीचर आपका 13 लाख रुपए का है, तो 13 लाख रुपए के ऊपर 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन तो लग चुका है। तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग। समझ आई यहाँ तक बात? तो ये चीज़ निकल कर आती है। तो अब ध्यान देना, 2.5 लाख के ऊपर तो पूरा लग जाएगा, मतलब कितने परसेंट? 20% लगेगा, लेकिन 6 मंथ्स का लगेगा। 20% लेकिन 6 मंथ्स का, राइट। और 22.5 लाख रुपए है तो कितने पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बच्चे? ध्यान देना, 22.5 लाख रुपए, लेकिन ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर लगा चुके हैं? 5 लाख का। तो ये इसकी क्या आ गई? WDV। ये क्या आ गई? इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। इसके ऊपर लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट है बच्चे? 20%, और पूरे साल का लगेगा इसके ऊपर तो, ठीक है। तो ये देख लो अब कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन। मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको। तो 2.5 लाख के ऊपर 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आता है। और इसके ऊपर कितना आएगा? 22.5 लाख रुपये माइनस 5 लाख, इसका 20%, तो 20% आ रहा है 3.5 लाख रुपये। बात समझ आई यहाँ तक? तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दैट इज़ 3,75,000। 3,75,000 का डेप्रिसिएशन है जो हमने इस साल चार्ज करा है प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकल कर आ रही है बच्चे। तो कहाँ पे दिखाएंगे इसको बताओ? हाँ जी, तो देखो ज़रा, टेंजिबल फिक्स एसेट यानी कि आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये रहा। तो मैं इसमें दिखाऊंगा प्लांट एट कॉस्ट कितना? 25 लाख रुपए बता रहा था ना क्वेश्चन, हाँ या ना। और माइनस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बच्चे कितना? अब ध्यान देना, 5 लाख रुपए का प्रोविज़न तो ऑलरेडी है ही, प्लस इस साल कितना और चार्ज करा? 3,75,000, है ना। यही तो हमने कैलकुलेट करा था अभी, 3,75,000। एंट्री पता है क्या पास हुई है? इसकी एंट्री क्या पास होती है? इसकी एंट्री पास हुई होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाता है, ना कि एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो पहली एंट्री ये होती है, और दूसरी एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री पास होती है। तो 3,75,000 और ये 3,75,000 किस में आ गया? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में, ठीक है ना। और फिर हमने इसको किस में दिखाना है? 375 को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ये इस साल का डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। और जो 5 लाख रुपए जो मैं ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो तो ट्रांसफ़र हम कर चुके होंगे P&L में, क्योंकि वो पहले के डेप्रिसिएशन है, बट उसको प्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है कि उसको एसेट में से लेस करके दिखाना होता है बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पे टोटल प्रोविज़न माइनस कर रहा हूँ। 5 लाख ये कहाँ दिया हुआ है आपको? ये तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा 8,75,000। ये लेस कर लो आप, तो 25 लाख में से 8,75,000 माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 16,25,000 रुपये, ठीक है। और ये 8,75,000 रुपये, ये तो माइनस करके मैंने दिखा दिया। तो जो इस साल, ये कौन से साल का है बच्चे? ये इसी साल का है, 16-17 का। तो ये मैं किस में दिखाऊंगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे? डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, नोट नंबर 4 में। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट,
तो इसको मैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट में दिखाऊंगा, और ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट की फिगर कितनी दी हुई है आपको, 3,75,000, 3,75,000, ठीक। तो ये चीज़ होती है बच्चे। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर का भी हिसाब किताब देख लो। तो जो फर्नीचर की कॉस्ट है, फर्नीचर एट कॉस्ट, और ये फर्नीचर एट कॉस्ट की जो फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको 13 लाख रुपीज़ दी हुई है, 13 लाख, ठीक है बच्चे। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना है, तो आप ये देखो ऑलरेडी 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन तो इस पर लगा हुआ है, हाँ या ना, प्लस इस साल और कितना लगाया हमने, और आप बताओ कितना लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लगाना है प्लांट पे और 10% लगाना है फर्नीचर पे, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 13 लाख में से 13 लाख तो कॉस्ट है, 3 लाख का डेप्रिसिएशन उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, वो भी कितने परसेंट, 10%। समझ आया मैंने क्या बोला बच्चे? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 13 लाख रुपीज़ तो फर्नीचर की कॉस्ट है, इसमें से 3 लाख का डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हाँ या ना, तो एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। तो इसके ऊपर हम इस साल का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज़ 1 लाख। समझ आई यहाँ तक? तो ये 1 लाख रुपए का इस साल का डेप्रिसिएशन है। ये 3 लाख रुपए आपको कहाँ से मिलेंगे? ये 3 लाख रुपए तो आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएंगे, और ये 1 लाख रुपए मैंने इस साल चार्ज करें, दैट इज़ 16-17 में, तो टोटल हो गया 4 लाख, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आपने प्रोविज़न को भी लेस करके दिखाना होता है। तो ये आपका हो गया 9 लाख, और जो इस साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 1 लाख, तो ये इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाएगा। हम यहाँ दिखाएंगे आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ गया बच्चे, 1 लाख। तो ये चीज़ निकल कर आती है। तो आई होप आपको बात समझ आई हो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हो गया मेरा, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया बच्चे। थर्ड पॉइंट में आपसे कह रहा है प्रोविज़न मेंटेन करके चलो 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स तो हम किस में दिखाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में, है ना जी। तो वो तो ट्रेड रिसीवेबल में दिखाएंगे हम, नोट नंबर 14 में, ये रहा। अब ट्रायल बैलेंस चेक करना आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेटर्स क्वेश्चन बता रहा होगा, डेटर्स आपको फर्नीचर के नीचे ही दिया हुआ है 8 लाख रुपए। तो ट्रेड रिसीवेबल में हम यहाँ डेटर्स दिखाएंगे, और डेटर्स है आपके पास 8 लाख, ठीक है बच्चे यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविज़न मेंटेन करना है 5%, तो डेटर्स 8 लाख है, इसका 5% कितना होता है बच्चे, इसका 5% होता है 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये का प्रोविज़न बनाना है आपने, मेंटेन करना है। तो आप ज़रा ये चेक करो कि आपने ऑलरेडी कितना प्रोविज़न बना के रखा हुआ है, प्लीज़ ध्यान देना। क्या करना है आपने, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ये सब तो ठीक है, ये रहा 30,000। समझ रहे हो क्या है इसका मतलब, ये पुराना प्रोविज़न है जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है 30,000 रुपये, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इसको मेंटेन करना है, और कितना मेंटेन करना है, 5%। तो 5% डेटर्स का अगर मैं निकालूँ, डेटर्स मेरे 8 लाख हैं, तो इसका 5% अगर मैं निकालता हूँ तो बच्चे 40,000 रुपये आता है। तो मुझे प्रोविज़न 40,000 रुपीज़ मेंटेन करके चलना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस साल मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविज़न बनाऊँ, मैंने कम मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, 40,000 मेंटेन करना चाहिए, मैंने 30,000 रुपये मेंटेन किया हुआ है, समझ गए। तो मैं 10,000 रुपये का प्रोविज़न इस साल और बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रोविज़न बनाऊंगा बच्चे, 10,000 रुपये का, ठीक है। तो टोटल प्रोविज़न कितना हो जाएगा, 40,000। तो फिर मैं डेटर्स में से कितना लेस करूंगा, 40, है ना। मतलब यहाँ पे जो डेटर्स हैं 8 लाख रुपये, मैं यहाँ पे माइनस करूँगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, है ना। 30,000 का तो ऑलरेडी बनाया हुआ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो सारी बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है 30, आप इसको कहाँ दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर, या मतलब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाओगे? मेरा क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 30,000 रुपये, इसको मैं बैलेंस शीट में कहाँ दिखाऊंगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा, कहाँ दिखाऊंगा इसको मैं? तो बच्चे इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है डेटर्स में से लेस करके, समझ गए। तो 30,000 तो ये है ही, तो मुझे 10,000 का प्रोविज़न और बनाना है, तो 40,000 रखना है आपने। तो 40,000 का प्रोविज़न आप यहाँ से लेस करोगे,
बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होती है। तो ये आपका आ जाएगा 7,60,000 रुपये, 7,60,000 रुपीज़ का आपका डेटर आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? और बाकी के जो 10,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा प्रोविज़न है उसका क्या करें? उसको फिर आप P&L में दिखाओ, क्योंकि आपने प्रोविज़न कम बनाया है। तो 10,000 रुपये का प्रोविज़न आपने इस साल और क्रिएट करा है, तो P&L स्टेटमेंट में दिखा देना आप उसको। आई होप बात समझ आई हो आपको यहाँ तक? ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे हम यहाँ पे इसको, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना भाई? 40 बनाना था ना, 30 तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं 10,000 रुपये का प्रोविज़न और बना लूँगा, बात ख़त्म होगी। एक ट्रीटमेंट तो यह है जो मैंने अभी आपको करके बताया। इसका ना बच्चे एक ट्रीटमेंट और हो सकता है, प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये ट्रीटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है बट मैंने बताया आपको, इतना कंफर्म है। शायद मैंने जब पहला क्वेश्चन कराया होगा नोट्स के साथ, तो मैंने उसमें ज़रूर बताया होगा आपको, ठीक है, जिसमें मैंने P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का पहला क्वेश्चन जो भी कराया होगा, नंबरिंग मुझे याद नहीं है, तो उसमें मैंने ज़रूर बताई होगी आपको ये बात। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बच्चे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 5% प्रोविज़न बनाओ, तो 5% प्रोविज़न बनाना है 8 लाख के ऊपर, तो 40,000 रुपये का आता है, हाँ या ना? तो आप यहाँ से 40,000 रुपये माइनस करो, हाँ या ना? 40,000 रुपये आप माइनस करो, समझ आए? और इसको मैं किस में दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि मैं इसको अदर एक्सपेंसेस में दिखाऊंगा कितना? 40,000। और जो प्रोविज़न मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है 30,000 का, आप उसको इनकम मान लो। इनकम क्यों मान लो? क्योंकि वो पुराना प्रोविज़न है, अब तो नया प्रोविज़न बनाना है ना 40,000 का, तो पुराने वाले को इनकम मान लो आप, और उसको आप इनकम मान के अदर इनकम में दिखा दो, वो भी ट्रीटमेंट ठीक है। यानी कि जो 30,000 रुपये का प्रोविज़न है, आप इसको कहाँ दिखा सकते हो बच्चे? अदर इनकम के अंदर। आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हो 30,000, समझ आई यहाँ तक बात? आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो 30,000, लेकिन अगर आप यहाँ इसको 30,000 दिखाओगे तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रोविज़न कितना दिखाओगे? पूरा 40,000, समझ रहे हो? क्योंकि आप नया प्रोविज़न बना रहे हो और पुराने वाले को कैंसिल कर रहे हो। एक ट्रीटमेंट इसका ये भी हो सकता है। बैलेंस शीट में तो 40 ही माइनस होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखाओगे? दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से दिखा लो कि भाई 30 तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्वेश्चन 40,000 मेंटेन करने के लिए कह रहा है, तो 10,000 का प्रोविज़न मैं और बना लूँगा, सिंपल। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको नया प्रोविज़न 5% बनाना है, तो 8 लाख का 5% 40,000, तो 40,000 रुपये मैं दिखाऊंगा अदर एक्सपेंसेस में, और जो पुराना प्रोविज़न है 30,000 रुपये का, उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। और उसको कैंसिल करने का मतलब कि उसको मैं अपनी इनकम मान लूँगा, और इनकम मान के कहाँ दिखा दूंगा? अदर इनकम के अंदर। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात? तो इसका एक ट्रीटमेंट आपका ये भी हो सकता है, तो जो आपको पसंद हो वो कर लेना, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपका करेक्ट आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बच्चे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के बाद है प्रपोज डिविडेंड। तो ये प्रपोज डिविडेंड वाली बात है, तो इसको भी दिखाई देते हैं हम लोग, ठीक है। या इसको चलो एक काम करेंगे, पहले पूरा P&L स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर बनाएंगे उसको, फिर देखेंगे पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है 30% इनकम टैक्स का प्रोविज़न बनाना है, वो तो प्रॉफिट निकलेगा तभी होगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ये भी बाद में देखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक है 20 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक तो P&L स्टेटमेंट में आता ही है, चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बच्चे। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपको देखो दिया हुआ है 4.5 लाख रुपए। आप ट्रायल बैलेंस चेक करना, ओपनिंग स्टॉक 4.5 लाख रुपए है और क्लोजिंग स्टॉक आपका 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, तो 20 लाख माइनस 4.5 लाख, 15.5 लाख रुपए। तो 15.5 लाख रुपए आप नेगेटिव करके दिखाओ यहाँ पे। 15,50,000 रुपीज़ आप इसको नेगेटिव करके दिखाओ, समझ आई बात यहाँ तक? और जो 20 लाख रुपए की इन्वेंट्री है उसको मैं करंट एसेट्स में दिखाऊंगा, इन्वेंट्री की हेडिंग में, ये रहा नोट नंबर 13, इसमें मैं दिखाऊंगा इसको आपका इन्वेंट्रीज, इसमें दिखाऊंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और ये कितना दिया हुआ है आपको क्लोजिंग स्टॉक बच्चे? 20 लाख, ठीक। तो ये चीज़ निकल कर आती है। हो गए बच्चे, एडजस्टमेंट तो मेरी सारी हो चुकी है। अब बस आपने जो है ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करना है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ें जहाँ जानी चाहिए तो इसको फिर हम वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। चलिए,
हाँ जी, तो क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं पहले। ये रहा, तो क्रेडिट में सबसे पहले आपको सेल्स दी हुई है, ठीक है बच्चे। तो सेल्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और आप एक बार ज़रा डेबिट साइड में चेक कर लेना, क्या कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं दी हुई आपको। वैसे मेरे हिसाब से तो सेल्स रिटर्न इसमें नहीं दी हुई, ठीक है ना। तो डायरेक्टली दिखा देना सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, ये आपको दिया हुआ है इसके अंदर 156,20,000, 156,20,000, 1,56,20,000, ठीक। नेक्स्ट फिर आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5 लाख के। तो क्रेडिटर्स तो हमारी जो है लाइबिलिटी साइड में जाता है, ट्रेड पेबल्स। नोट नंबर 9 प्रिपेयर किया हुआ है मैंने इसके लिए, ये रहा नोट नंबर 9। इसमें मैं दिखाऊंगा नोट नंबर 9 में आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं इसमें 5 लाख। क्रेडिटर्स हो गया बच्चे। अच्छा, क्रेडिटर्स के बाद इसमें आपको 12% डिबेंचर दिए हुए हैं। तो 12% डिबेंचर तो मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाता है, तो इसके लिए नोट नंबर 8 है। नोट नंबर 8 ये रहा ऊपर, ये आप इसमें दिखाना 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर आपको इसमें दिया हुआ है बच्चे 10 लाख रुपए। तो 10 लाख के डिबेंचर है, और इसके ऊपर ये भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। वैसे 10% नहीं, सॉरी 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है। तो 12% डिबेंचर है तो 12% का ब्याज इस पर बनता है 1,20,000। तो फाइनेंस कॉस्ट ये रहा नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आप ज़रा एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करो, ये बात मैंने वैसे बताई थी आपको क्वेश्चन समझाते टाइम। ये देखो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख रुपए, तो इतना इंटरेस्ट तो हम पे कर चुके हैं, बाकी का 20,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। तो पेड 1 लाख रुपए, और बाकी का जो है वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो है तो खर्चा ना, वो भी खर्चा तो 1 साल का पूरा 1,20,000 रुपये बनता है, ठीक है। और ये जो 20,000 रुपये का इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग, ये मेरी लायबिलिटी भी है, तो इसको मैं अदर करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा। नोट नंबर 10, अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये बनता है आपका 20,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये बात निकल कर आती है। अच्छा, उसके बाद डिबेंचर के बाद है बच्चे जनरल रिजर्व। तो ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस आपका जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व को हम जो है इनर कॉलम में दिखाएंगे, क्या पता क्वेश्चन आपसे कोई ट्रांसफ़र करने की बात कह ले। तो जनरल रिजर्व 5,80,000 रुपये चेक करेंगे अभी, क्या पता क्वेश्चन ट्रांसफ़र करने की बात करे कि जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना है, विल सी। आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व के बाद बच्चे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, प्लांट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, तो ये हो चुका। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये तो इसी के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, थोड़ा सा गैप छोड़ के दिखा देना। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इसमें दिया हुआ है 4.5 लाख रुपए, ठीक है जी। इसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है सरप्लस अकाउंट, तो ये आपको दिया हुआ है सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, है ना। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और ओपनिंग कितना दिया हुआ है इसमें 1,20,000, है ना। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कि इस साल हमने प्रॉफिट कितना कमाया है, नेट प्रॉफिट, और इसके बाद फिर इसकी एप्रोप्रिएशन करेंगे कि इसमें से डिविडेंड कितना पे कर दिया, रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र कराएं एंड ऑल दैट, ठीक है। वो देखते हैं अभी। तो हो गया बच्चे यहाँ तक। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए, तो वो तो शेयर कैपिटल में जाता है। नोट नंबर इसका 6, ये रहा नोट नंबर 6। हम इसमें दिखाएंगे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल इनर कॉलम में दिखाना बच्चे 20 लाख। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है। आप डेबिट कॉलम में देखोगे तो आपको कॉल्स इन एरियर नज़र आएगा, कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए। तो पेड अप कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 18 लाख। पेड अप कैपिटल आपकी हो गई 18 लाख रुपीज़। अच्छा, इसके बाद जो है आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स 12.5 लाख रुपए। ओपनिंग बैलेंस है, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पिछले साल का, ठीक है। देखते हैं अभी इसका क्या करना है। इसको बेसिकली हम कहाँ दिखाएंगे,
शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर दिखाते हैं। ये रहा, इस साल का प्रोविज़न तो अभी बनाएंगे, तो हम इसमें दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स ओपनिंग। ऑलरेडी कितना बना के रखा हुआ है इसमें, 12.5 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट, तो क्रेडिट वाली साइड तो हमारी पूरी हो चुकी है, अब हमें डेबिट वाली साइड भी चेक करनी है। तो डेबिट वाली साइड में कॉल इन एरियर हो चुका हमारा परचेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा, और परचेजेस की फिगर आपको दी हुई है 87,70,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, क्रेडिट साइड में एक चीज़ और रह गई बच्चे, कमीशन। और कमीशन हम दिखाते हैं अदर इनकम के अंदर, इसमें हम दिखाएंगे कमीशन। ठीक है ना, ये कमीशन देखो ये दी हुई है, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो गया, कमीशन 1 लाख रुपए। परचेज, अच्छा आ जाओ डेबिट साइड पे, कॉल इन एरियर हो गया परचेजेस। एडवांस टैक्स इसमें दिया हुआ है 24,50,000 रुपये, तो ये तो हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाएंगे। 24,50,000 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नोट नंबर 16 हमने इसके लिए बनाया हुआ है, दैट इज एडवांस टैक्स। और ये एडवांस टैक्स की फिगर आपको इसमें दी हुई है 24,50,000 रुपये, 14,50,000 इसमें दिया हुआ है। सैलरी हम किस में दिखाएंगे बच्चे, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये रहा नोट नंबर 2 में, एम्प्लॉयज़ को पे करी जाती है सैलरीज, तो हम इसमें दिखाएंगे। सैलरीज की फिगर कितनी है, 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपीज़ है। अच्छा, उसके बाद है इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, और इसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस की फिगर आपको दी हुई है 22 लाख रुपए, 22 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद है बच्चे रेंट, तो रेंट तो हो चुका, फिर दिया हुआ है प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट हमारी एसेट्स होती है, तो मैं इसको एसेट साइड में दिखाऊंगा अदर करंट एसेट में, है ना जी। तो अच्छा, वैसे आप इसको जो प्रीपेड रेंट दिया हुआ है इसको आप क्या बोलते हैं, अदर करंट एसेट में भी दिखा सकते हो बच्चे। ये जो एसेट साइड में दिखाओगे ना करंट एसेट्स में, इसको हम अदर करंट एसेट में भी दिखा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी दिखा सकते हो, कि हमने एक तरीके से एडवांस दे दिया, रेंट का पैसा एडवांस में पे कर दिया, तो आप इसमें भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो नोट नंबर 16 में आप दिखा देना इसको, मैंने शायद अलग से कॉलम नहीं बनाया, यही सोच के नहीं बनाया होगा। ठीक है, तो अब इसमें भी दिखा सकते हो प्रीपेड रेंट कितना आ गया इसमें 20,000। अलग से दिखाना चाहते हो अदर करंट एसेट में तो उसमें भी दिखा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ निकल कर आती है। अच्छा, प्रीपेड रेंट के बाद इसके अंदर आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो हो चुका हमारा। प्लांट भी हो चुका, हम प्लांट को दिखा चुके हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। ठीक है जी, इसके बाद आपका जो है फर्नीचर हो चुका, डेटर्स हो चुका, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। तो बच्चे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, आप इसको राइट ऑफ कर दो, है ना, राइट ऑफ करके दिखा दो सीधा। और इसको अगर आप राइट ऑफ करोगे तो इसको आप राइट ऑफ कहाँ से करोगे, हाँ जी, तो आप इसको राइट ऑफ कर देना, आप इसको दिखा देना, अदर एक्सपेंसेस में दिखाना चाहते हो अदर एक्सपेंसेस में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की भी, है ना। तो इसको हम राइट ऑफ करके दिखा देंगे बच्चे। ठीक है, तो राइट ऑफ करके दिखाना है तो डिस्काउंट को हम किस में दिखाएंगे, खर्चे साइड में, ये रहा। तो नोट नंबर 5 में आप दिखा देना अदर एक्सपेंसेस में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ करो उसको सीधा।
ये रहा अदर एक्सपेंसेस, आप इसको यहाँ दिखा देना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और चाहो तो आप इसको रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ करके दिखा सकते हो, वो भी चलेगा, वो भी आंसर करेक्ट है। बस आपका अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा, बट आंसर करेक्ट है वो भी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आप इसको राइट ऑफ करके नहीं दिखाना चाहते, इसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में कैरी करना चाहते हो, तो इसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में कैरी कर देना। कहेंगे जी इसको राइट ऑफ करने के लिए बोला ही नहीं, तो बैलेंस शीट में इसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ये बात मैंने आपको शुरू में समझाई थी जब मैं आपको बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर रहा था कि अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट में, ठीक है ना। और अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इसको राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में राइट ऑफ करके नहीं दिया हुआ, बट हम राइट ऑफ करके चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको यहाँ दिखा देना, 10,000 रुपीज़ राइट ऑफ कर दिया हमने, P&L स्टेटमेंट में दिखा दिए। इसके बाद है बच्चे ओपनिंग स्टॉक, वो हो चुका, ठीक है। बैड डेट्स 50,000 रुपये इसी में दिखाने हैं आपने। बैड डेट्स कितना है, 50,000। बैंक बैलेंस है 5 लाख रुपए, तो 5 कितना बैंक बैलेंस है, 4.5 लाख रुपए, सॉरी। तो बैंक बैलेंस हम किस में दिखाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये रहा बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए। अच्छा, बैंक बैलेंस के बाद फिर इसमें आपको बिल्डिंग दी हुई है 10.5 लाख रुपए, तो बिल्डिंग किस में जाएगी बच्चे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाएंगे हम। 20 लाख रुपए की बिल्डिंग है, सॉरी 10,50,000 रुपये की, ठीक है ना। तो हम यहाँ दिखा देंगे बिल्डिंग 10,50,000, बिल्डिंग में भी दिखा दिया। हो चुका है बच्चे यहाँ तक। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, बस वो डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट बची हुई हैं, तो अभी देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपना P&L स्टेटमेंट क्लोज करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले तो इसको क्लोज करते हैं बच्चे। ये 1 लाख रुपये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है नोट नंबर 2, इसका 20 लाख रुपीज़ का टोटल है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, 20 लाख। अच्छा, इसके बाद जो है आपका नोट नंबर 3, फाइनेंस कॉस्ट 1,20,000, इसका टोटल किया हुआ है मैंने, ठीक है जी। इसको टोटल कर लो आप, डेप्रिसिएशन का 4,75,000 है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस का टोटल कर लो, $23,90,000, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। तो हम नोट 5 को हमने टोटल कर लिए, 5 नोट्स। नोट नंबर 1 अदर इनकम, नोट नंबर 2 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नोट नंबर 3 फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 4 आपका डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 5 आपका अदर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। 23,90,000 इनको दिखा देते हैं फटाफट। कमीशन आ गया यहाँ पे 1 लाख रुपये। नोट नंबर 2 का जो टोटल आ रहा था वो हमारा कितना आ रहा था, 20 लाख। नोट नंबर 2 का टोटल आ रहा था 20 लाख। फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 3, इसका टोटल आ रहा था 1,20,000। डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा था आपका डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा था 4,75,000, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है आपका अदर एक्सपेंसेस का आ रहा है 23,90,000, 23,90,000 रुपये, ठीक है। बुक का आंसर शायद 23,80,000 रुपये आए, वो इसलिए क्योंकि हमने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया, इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया हुआ, इस वजह से, ठीक है। आप राइट ऑफ करना चाहते हो तो आंसर आपका ये ठीक है। अगर आप कहते हो जी हम तो राइट ऑफ नहीं करना, तो आप इसको बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हो। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं करा, इस वजह से। तो ये आपका आ जाएगा बच्चे कितना, 157 20,000 और इसका चेक कर लेते हैं, माइनस 15,50,000 माइनस 20 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 475 माइनस 23,90, तो ये आपका आ रहा है 22,35,000 रुपये।
ठीक है जी। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है 22,35,000 रुपये। ठीक है, मैंने शायद एक बार और बच्चे काउंट कर लेता हूँ मैंने शायद गलती कर दी कोई ना कोई। तो 87,70,000 माइनस 15,50,000 माइनस प्लस 20 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,75,000 प्लस 23,90,000। तो एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है मेरा ये 122,05,000 है ना जी। 122,05,000 ये मेरा एक्सपेंसेस का टोटल है। इसमें से हम इनकम देखते हैं, माइनस करके हमारा प्रॉफिट पता चल जाएगा 35,15,000 रुपये। मैं वही बोलूँ 35,15,000 रुपये, 35,15,000 का हमारा प्रॉफिट है। और टैक्स प्रोविज़न हमें कितना बनाना है बच्चे? 30%, है ना जी। टैक्स प्रोविज़न हमें कितना बनाना है? 30%। तो 35,15,000 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 10,54,500, 54,500। ये प्रोविज़न माइनस करा मैंने, तो ये 24,60,500। ठीक है, इस हिसाब से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाओ आगे। तो ये जो प्रॉफिट आया मेरा, इसको तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाऊंगा। 24,60,500, 24,60,500। ठीक है, और जो प्रोविज़न मैंने बनाया वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, नोट नंबर 11, करंट ईयर प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि हमने कितना क्रिएट कराया है? 10,54,500। ठीक है, टोटल वो कर लेंगे, लास्ट में सारा टोटल कर ही लेंगे। और कर ही लेते हैं वैसे टोटल अब, क्योंकि हो ही चुका है हमारा क्वेश्चन। P&L स्टेटमेंट तो बन चुका है, अब ज़रा इसको भी कर लेते हैं। अब ज़रा डिविडेंड वाली बातें कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन आपसे डिविडेंड के लिए क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन आपसे जो डिविडेंड के लिए बोल रहा था वो ये कह रहा था कि कंपनी प्रपोज्ड, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये रहा डिविडेंड वाला पॉइंट। आपसे ये कह रहा था, द कंपनी प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल इन 15-16। प्रपोज हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन पे कब होगा बच्चे? करंट ईयर में। ठीक है जी, और आगे लिखा भी है डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग 16-17। तो ये बात तो आपको पता ही है कि प्रपोज डिविडेंड जिस साल में प्रपोज होता है उस साल तो पे होता नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर पे होता है। तो जो डिविडेंड पिछले साल प्रपोज हुआ था वो इस साल पे होगा। तो 10% हमें किसका कैलकुलेट करना है? पेड अप शेयर कैपिटल का। और हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है बच्चे 18 लाख रुपये, है ना। ये देखो आप, टोटल शेयर कैपिटल 20 लाख थी, 2 लाख रुपये कॉल्सन एरियर माइनस करा तो 18 लाख रुपये आ गए। तो 18 लाख रुपये आपका क्या है? 18 लाख रुपये हमारा जो है पेड अप कैपिटल है। तो इसका 10% कितना बनता है? 1,80,000 रुपये। तो इसमें से हम दिखाएंगे, तो चेक कर लेते हैं ज़रा एक बार। टोटल 1,20 प्लस 24,60, 25,80,500। बच्चे ये जो टोटल आ रहा है ना P&L का टोटल, ये रहा, ये 25,80,500। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। ठीक है, तो कितना डिविडेंड आ रहा है बच्चे? 1,80,000 रुपये। और कैश में से भी तो कम करेंगे ना, पे कर दिया ना आपने, तो पे करा तो प्रॉफिट भी कम होगा, कैश भी कम होगा। ये रहा, हम यहाँ से माइनस करेंगे प्रपोज डिविडेंड पेड। प्रपोज डिविडेंड कितना बच्चे? 1,80,000 रुपये। ठीक है, और फिर क्वेश्चन कर रहा है CDT भी पे करना है आपने, और CDT आपने कैलकुलेट करना है बच्चे 20.36%। तो जितना डिविडेंड हमने पे करा है इसी के ऊपर माइनस करेंगे CDT पेड। तो CDT पेड हम इसका कैलकुलेट करते हैं जितना हमने डिविडेंड पे करा है। तो 1,80,000 इसका 20.36%, 20.36% जितना हमने डिविडेंड पे करा है।
तो 180 इसका 20.36%, तो ये है आपका 36,648, ठीक है। और ये कैश में से भी कम होगा, माइनस CDT पेड, कैश एंड बैंक बैलेंस। CDT पेड इज़ 36 कितना आया था, 36,648, ये भी माइनस होगा, ठीक है। हो चुका है बच्चे, अब बस टोटलिंग करना रहेगी। टोटलिंग करते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। ये P&L का टोटल देख लो कितना आ रहा है ये वाला, तो 25,80,500 माइनस 180 माइनस 36,648, तो ये मेरा आ गया 23,63,852, ठीक है ना। ये टोटल, पहले मैं कैपिटल का टोटल कर लेता हूँ, 18 लाख रुपए। 18 लाख के बाद इसका टोटल कर लो, ये टोटल आ रहा है बच्चे 28,13,852। नोट नंबर 9, $5 लाख। नोट नंबर 9 के बाद नोट नंबर 10, नोट नंबर 11, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। $23,450। इसके बाद है, इसको टोटल इन्वेंट्री का तो 20 लाख रुपए है। इन्वेंट्री के बाद है बच्चे ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज़ टेंजिबल फिक्स एसेट, तो ये है आपका 16,25,000 प्लस 9 लाख प्लस 10,50,000, तो ये आपका आ जाएगा 35,75,000, ठीक है। ये चीज़ होगी। ट्रेड रिसीवेबल 7,60,000 रुपये, ये टोटल कर लो, ये आपका 24,70,000, ठीक। और इसका टोटल ये माइनस करना है बच्चे आपने, 180 और 36,648, ये आप माइनस करके दिखाओगे तो 5 लाख माइनस 180 माइनस 36,648, तो ये आपका 283,352, 283,352, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। हो गया हमारा, अब इसको फिलअप कर लो और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है बच्चे, ठीक है। तो इसको हम भर लेते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। हाँ जी, नोट नंबर 6, तो नोट नंबर 6 18 लाख रुपए टोटल आ रहा है। शेयर कैपिटल नोट नंबर 6 का 18 लाख रुपए, ठीक है। नोट नंबर 7 इसका आ रहा था आपका 28 लाख 13,852। नोट नंबर 8 का टोटल था हमारा 10 लाख। नोट नंबर 9 ट्रेड पेबल का टोटल है 5 लाख। नोट नंबर 10 अदर करंट लायबिलिटी, इसका टोटल है 40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 11 का है 23,04,500, ठीक है। तो टोटल चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, पहले बात लिख ही लेते हैं सारा। नोट नंबर 12 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 12 का टोटल है 35,75,000, 35,75,000। इन्वेंट्री 20 लाख रुपए,
नोट नंबर 14 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है 7,60,000, 7,60,000। नोट नंबर 14 7,60,000। नोट नंबर 15 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 283,352, 283,352। ठीक है जी। और नोट नंबर 16 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नोट नंबर 16 का टोटल है 24,70,000, 24,70,000 रुपये। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ है। टोटलिंग कर लेते हैं, पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। 18 लाख प्लस 28,13,852 प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 23,04,500। तो बच्चे ये टोटल आ रहा है मेरा 84,58,352। ठीक है, 84,58,352। इसका टोटल कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है 35,75,000 प्लस 20 लाख, 7,60,000 प्लस 28,352 प्लस 24,70,000। ठीक है जी, ये मेरा 90 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है यार ये तो, और डिफरेंस कितना आ रहा है 84,58,352। डिफरेंस आ रहा है 6,30,000 का। तो शायद मैंने को हो सकता है कोई आइटम ना दिखाया हो, मैं ज़रा बच्चे एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नॉट टू वरी, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतने बड़ी फिगर का डिफरेंस आने का मतलब है मैंने कोई ना कोई चीज़ मतलब नहीं दिखाई होगी, ध्यान नहीं रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, वो टोटलिंग में थोड़ा सा हो गया ना। ये देखो आप, ये जो जनरल रिजर्व है ना 5,80,000 रुपये, तो 5,80,000 का तो मैंने इसको टोटलिंग में नहीं दिखाया। ये देखो ये रह गया 580 की टोटलिंग। और अभी भी 50,000 रुपये का डिफरेंस तो खैर अभी भी आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी आ जाएगा अभी। 580 प्लस 450, ये टोटल मेरा आ जाएगा 33,93,852, 33,93,852। इसको सही कर लेता हूँ बच्चे, 33,93,852 ये चीज़ आ रही है। अभी भी 50,000 रुपये का डिफरेंस है, तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ 50,000 रुपये का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है बेसिकली। बच्चे एसेट साइड वाला तो आई थिंक टोटल सही आ रहा है मेरा। मैं एक बार एसेट साइड वाला टोटल चेक कर लेता हूँ कितना। एसेट साइड वाला मैं एक बार ज़रा टोटलिंग चेक कर लेता हूँ एक बार। 35,75,000 प्लस 20 लाख प्लस 7,60,000 प्लस 283,352 283,352 प्लस 24,70,000।
अच्छा समझ गया बच्चे, कैश इन बैंक बैलेंस मैंने गलत दिखाया। कैश इन बैंक बैलेंस 4.5 लाख रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको दिखाता हूँ, मैंने शायद 5 लाख रुपए लिखा है उसे। हाँ ये रहा ना, चल गया ना पता डिफरेंस का। मैं वही कहूँ, आंसर वैसे इतना कोई डिफरेंस आने के चांस बनते नहीं है, बड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चे ये वाले। आप ये चेक करो, ये देखो लिया हुआ बैंक बैलेंस 4.5 लाख रुपये, बैंक बैलेंस 4.5 लाख रुपये दिया हुआ है, मैंने इसको बाय मिस्टेक 5 लाख रुपये लिख लिया बच्चे। ठीक है, तो ये 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है हमारा आंसर, इसको सही कर दो 4.5 लाख रुपये। तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो ठीक है। तो वही बात है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बच्चे आप सबसे लास्ट में करना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, आप एक आध आइटम भूल गए तो फिर इसमें गलती होने के चांस होते हैं, फिर ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको सबसे लास्ट में करना। तो 233,352 आ गया आंसर आपका, 233,352। तो आप इसको लिख लेना 233,352, 233,352। बाकी ठीक है, आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो 35,75,000 प्लस 20 लाख प्लस 7,60,000 प्लस 233,352 प्लस 24,70,000, तो ये आपका आ रहा है 90,38,352। ठीक, 90,38,352। ठीक है, और यहाँ का भी टोटल कर लो आप। ठीक है बच्चे, मैंने 5,80,000 रुपये कम दिखाए थे ना इसमें, तो मैंने इसमें 5,80,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो आपका आंसर ठीक आ गया। तो 98,38,352 करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारी टैली कर रही है, ये 90,38,352, 90,38,352। ठीक है ना बच्चे, तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो फाइनल अकाउंट्स के ये मैंने बड़े क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। देखो ज़रा एक बार आपसे क्वेश्चन कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 वो तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है द पेड अप कैपिटल ऑफ AB लिमिटेड 500 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, तो 5,000 लाख रुपीज़ के शेयर्स हो गए, हाँ या ना। 500 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी कि 5 करोड़, तो 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, तो 50 करोड़ रुपीज़ के आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल है इक्विटी। और 30 लाख इंटू 100, 30 लाख इंटू 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, लिखा है इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। समझ आई यहाँ तक बात? इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% वाज पेड, और इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है बच्चे जो करंट ईयर में डिक्लेयर हुआ और करंट ईयर में ही पे हो गया। ठीक है ना, तो इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। ठीक है, तो डिविडेंड किस पे होता है बच्चे? पेड अप कैपिटल पे। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम, चलो आगे देखते हैं, फिर बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1250 लाख, 1250 लाख इन द सरप्लस अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस है 1250, लिखा है द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,200 लाख, मतलब इस साल जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है? 3,200 लाख का। लेकिन अभी इसमें से टैक्स पे नहीं हुआ, तो टैक्स माइनस कर लेंगे 35%। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग डिसाइडेड टू प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। ठीक है जी, आगे फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू प्रपोज फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% इक्विटी शेयर एक्सक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड अलग जाएगा और ये फाइनल डिविडेंड अलग जाएगा। 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है आपने,
और 20.36% का CDT है। ये लिखा ना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इस 20.36%। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव। एंट्रीज पास करनी है इसकी। अब एक बात मुझे आप ये बताओ, ये जो प्रपोज डिविडेंड वाली कहानी है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, तो मुझे बताओ क्या प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होता है क्या? नहीं होता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसको तो आप इग्नोर करना। ये जो प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है ना बच्चे, दिस विल बी इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं होता। ये इस साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड करा है, तो ये नेक्स्ट ईयर में जाके पे होगा, तो इसकी एंट्री हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। इस साल तो सिर्फ किसकी एंट्री आपने करनी है? जो आपने इंटरिम डिविडेंड पे करा है। समझ रहे हो आप ये बात? तो इंटरिम डिविडेंड की एंट्री पास करेंगे बस हम। क्वेश्चन नंबर 16। और इंटरिम डिविडेंड हमने पे करा है इसमें 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल, और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी को पे होता है। हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल एंट्री। फर्स्ट सरप्लस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट में से पे करेंगे टू इंटरिम डिविडेंड एंड टू CDT। इंटरिम डिविडेंड और CDT। कितना डिविडेंड पे होगा बच्चे? पेड अप कैपिटल कितनी है? 500 लाख। आई थिंक इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% वाज पेड, तो 5000 लाख है ना। ये देखो आप, 500 लाख तो नंबर ऑफ शेयर्स में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 लाख आ गया ना। तो 5000 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये कितना हो गया बच्चे? 500 लाख। तो 500 लाख यहाँ लिख देता हूँ मैं रुपीज़ इन लाख। तो 500। अच्छा, इस पर CDT कितना पे करना है हमने? 20.36%। तो 500 इसका 20.36%, तो ये 101.8 तो ये आपका 601.8 आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसको हम किस में से पे कर देंगे? एक तो ये एंट्री हो गई, और दूसरी एंट्री आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफ़र करना है 10% प्रॉफिट का, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का कितने परसेंट बचे? 10%। और हमने इस साल प्रॉफिट कितना कमाया है? 3200 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वो बिफोर टैक्स है। 3200 है ना, तो 3200 में से पहले टैक्स माइनस करो, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे 35%। तो 3200 का 35% पहले आप टैक्स माइनस करो, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बच्चे, इसको माइनस करके ये फिगर आ जाएगी 2720। और इसका कितने परसेंट? इसके फिर हमें कैलकुलेट करना है बच्चे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो 35% है एक्चुअली, है ना ये। तो ये 3500 3200 इसका 35%, 1120 माइनस, तो ये 2080 आ रहा है। मैंने 30% माइनस कर दिया था, 2080। चलो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 2080 इसका 10%, तो ये 208 आ गया जनरल रिजर्व में। ठीक, ये चीज़ होगी बच्चे। और ऑब्वियसली ये पेमेंट आप कैश में करोगे, तो एक एंट्री पास कर देना लास्ट में, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट। वैसे ऊपर ही कर देते ना, ये तो ज़्यादा सही रहता। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट, CDT अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये 500 और ये 101.8, टोटल 601.8। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये मैंने आपको PDF में ऑलरेडी भेजा हुआ है, तो आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन एक और है बच्चे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21 है। PDF में मैंने आपको दिया हुआ है,
21, ये रहा 21। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है आपसे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड बिफोर टैक्स 7,20,000 रुपये का है। तो पहले इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन क्या रहा है, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,10,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है प्रॉफिट का, 4,10,000 रुपये। ठीक है जी, आगे पढ़ो, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो इसका मतलब 30 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 40 लाख रुपीज़ के आपके इक्विटी शेयर है। 4 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है तो 40 लाख हो गए। ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 7.5%। ठीक है बच्चे, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरिम डिविडेंड सिर्फ इक्विटी वालों को दिया जाता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता। प्रेफरेंस को सीधा साल के एंड पे मिलता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि साल अभी ख़त्म हुआ नहीं, बीच में ही हमने डिविडेंड पे कर दिया। तो कंपनी पे कर सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में पे कर सकती हैं। ठीक है ना। उसका रीज़न ये होता है बच्चे, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ को ना क्वार्टरली रिपोर्ट बनाने होते हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट का मतलब होता है साल में 4 बार। तो साल में 4 बार वो अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, तो उनको प्रॉफिट पता होता है कितना है, तो वो साल के बीच में भी डिविडेंड पे कर सकती हैं, जिसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड सिर्फ इक्विटी को पे होता है, प्रेफरेंस को पे नहीं होता। तो इसलिए प्रेफरेंस पे कैलकुलेट आपने नहीं करना। आगे पढ़ो, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस वर मेड या वर पास्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ध्यान देना, एजीएम में ये सारी चीज़ें हुई हैं। The following appropriations were passed at the annual general meeting of the company to pay the dividend on preference shares। तो preference shares पर आपने डिविडेंड पे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है, करके दिखाएंगे हम। फाइनल डिविडेंड 5% पे करना है इक्विटी पे। तो ये भी पे होगा क्योंकि ये पिछले साल का है जो इस साल प्रपोज हो रहा है, मतलब इस साल डिक्लेयर हो रहा है। तो फाइनल डिविडेंड है ना ये, तो ये भी पे करके दिखाओगे आप। आगे प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन, 2 लाख रुपए जो है इनकम टैक्स पे, मतलब प्रोविज़न बनाना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया बच्चे, 5,20,000 रुपये है ना। 7,20,000 तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रोविज़न फॉर टैक्स 2 लाख माइनस करा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना आ गया, 5,20,000। तो वो चीज़ आपने लेनी है करंट ईयर का प्रॉफिट। कहता है 2.5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है अपने जनरल रिजर्व में। तो ठीक है जी, वो भी कर लेंगे हम। उसके बाद फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोवाइड फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 20.358%। ठीक है जी। कहता है राइट अप द रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेसिकली आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है ये बात कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आपने सारी एडजस्टमेंट करके चलनी होती है बच्चे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सरप्लस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्या चीज़ है बच्चे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस इसमें दिया हुआ है बच्चे 4,10,000 रुपये, 4,10,000 प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का जो प्रॉफिट है। तो इस साल का प्रॉफिट कितना है बच्चे, इस साल का प्रॉफिट है 7,20,000, लेकिन हमें उसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्स माइनस करना है 2 लाख। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 5,20,000। तो टोटल कितना हो गया, 9,30,000। ठीक, अब इसमें से हमें एप्रोप्रिएशंस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले आपसे कह रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है आपने, तो वो माइनस कर देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड
और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे होगा बच्चे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल है आपकी 30 लाख। 30,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है तो 30 लाख हो गया। ये देखो आप, ये रहा ना 30,000, 100 रुपये का एक है तो कितना हो गया? 30 लाख। और उसके ऊपर 6% आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, तो इसका 6%, तो 1,80,000 रुपये मेरा बन के आता है, 1,80,000। ठीक है जी। इसके बाद हम इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी, और इंटरिम डिविडेंड आपने पे करना है 7.5%। तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी? 40 लाख। तो 40 लाख का 7.5%, ये भी हम पे कर देते हैं। 40 लाख का 7.5%, 3 लाख रुपये। दूसरी तरफ बच्चे बैलेंस शीट में कैश भी कम होगा। आप ये जो समझ रहे हो ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे करा, इक्विटी डिविडेंड इंटरिम पे करा, तो प्रॉफिट भी कम होता है, कैश भी कम होता है। एंट्री क्या पास करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड देन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना। मैं आपको करवा दूंगा, एंट्री भी लिखवा दूंगा अभी, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बट फिर भी। अच्छा, इसके बाद बच्चे इक्विटी पे डिविडेंड पे करना है आपने, माइनस इक्विटी डिविडेंड, और ये आपका फाइनल इक्विटी डिविडेंड है। तो ये कितना आ जाएगा? 40 लाख, और 40 लाख रुपए का कितने परसेंट? 5%, तो ये 2 लाख रुपए आ गया। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि रिज़र्व में भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिज़र्व में माइनस जनरल रिज़र्व, और क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल रिज़र्व में आपने करंट ईयर के प्रॉफिट का 2.5% ट्रांसफ़र करना है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 5,20,000, करंट ईयर का प्रॉफिट 5,20,000, इसका 2.5%, तो 2.5% इसका कितना आता है? 5,20,000, इसका 2.5%, तो ये 13,000 आता है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई 13,000 हो गया। आई थिंक रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था वो कर दिया। हाँ, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इसमें से एक चीज़ और माइनस करेंगे हम, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स CDT एट द रेट ऑफ, हाँ जी, 20.358%। और ये किसका कैलकुलेट किया जाता है? जितना हम डिविडेंड पे करते हैं। तो हमने डिविडेंड 180 ये पे करा, 3 लाख रुपए ये पे करा, और 2 लाख रुपए मैंने ये पे करा, तो टोटल मिला के 5 और 6,80,000, 6,80,000 का 20.358%, तो ये 6,80,000, इसका 6,80,000, इसका 20.358%, तो ये आपका आ रहा है 138,434। ठीक है जी, लेस कर दो आप। वैसे मैंने यहाँ माइनस का निशान लगा दिया है, तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी दिखा सकते हैं। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा इस साल का सरप्लस का, तो ये 930 माइनस 180 माइनस 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 13,000 माइनस 138,434, ये माइनस कर दिया हमने, तो ये 98,566 आ गया, 98,566। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आ जाएगा जनरल रिज़र्व। हमने जनरल रिज़र्व में भी तो पैसा ट्रांसफ़र करा था 13,000, तो सरप्लस, रिज़र्व एंड सरप्लस का टोटल आपका ये आ गया 111,566। और आपको पता है फिर ये बैलेंस शीट में हम शो कर देते हैं, है ना। बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होता है बच्चे? रिज़र्व एंड सरप्लस। जितने भी तरीके के रिज़र्व होते हैं सारे किस में आते हैं? रिज़र्व एंड सरप्लस में। तो आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। इस तरीके से हमें करना होता है रिज़र्व एंड सरप्लस। ये वही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है बेसिकली आपने, और कुछ नहीं करा। ये जो बनाया है आपने, ये जो बनाया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है ये पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, एंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एंट्रीज़ क्या क्या पास करनी है। तो पहली एंट्री, तो फर्स्ट जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे?
आप बोलोगे जी प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट। एक इसके बाद आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड लिख देना खाली, फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी अकाउंट डेबिट, ठीक, टू बैंक। और सीडीटी भी पे करना है, मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ मैं, टू बैंक। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 180, इंटरिम डिविडेंड कितना था 3 लाख, इक्विटी डिविडेंड कितना था 2 लाख और सीडीटी कितना था 138,434। ठीक है, तो टू बैंक। $8,18,434, ठीक। और इसको फिर हम सरप्लस अकाउंट में दिखाएंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, राइट ऑफ भी तो करना होता है ना इनको, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 8,18,434, 180 टू इंटरिम डिविडेंड 3 लाख, ठीक है, टू फाइनल डिविडेंड 2 लाख, टू सीडीटी 138,434 ना जी, ये चीज़ होती है। और तीसरी एंट्री हम क्या पास करेंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में आपने 13,000 रुपये ट्रांसफ़र करें। इस तरीके से आप काम करके चलोगे बच्चे, ठीक है जी। तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। तो ये काम करना है आपने। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21 था जो मैंने आपको PDF में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया हो। आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना। एक और क्लास लगेगी, बस कल की क्लास में ये कंप्लीट है, क्योंकि मुझे इसमें बस आपको टैक्स वाले क्वेश्चन कराने 2-4 एंड आधे पौने घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो रिवाइज़ कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट।